So a very good day to all of you. Welcome to डॉक्टर नितिन अकेडमी। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और चैप्टर का नाम था इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो उस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो अपन ने पिछले लेक्चर में शुरू कर दिया था, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि हमारे सराउंडिंग में जितने भी टाइप के मैटर होते हैं वो प्योर भी हो सकते हैं और इम्प्योर भी हो सकते हैं। इस चीज को मैंने एक बहुत अच्छे एग्जांपल से भी समझाया था कि किसी नॉर्मल पर्सन के लिए प्योर वर्ड का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसमें कोई मिलावट ना हो, दैट इज फ्री ऑफ अडल्ट्रेशन। जो मिल्क हम लेने जाते हैं, जो मार्केट से जूस हम खरीदने के लिए जाते हैं, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं उसमें कोई मिलावट ना हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो। तो एक नॉर्मल पर्सन के लिए प्योर वर्ड का मतलब वो होता है। बट सिंस वी आर स्टडिंग साइंस, साइंटिस्ट लोगों के लिए या किसी साइंस पर्सन के लिए प्योर वर्ड का मतलब क्या होता है? ऐसे टाइप का मैटर या ऐसा फॉर्म ऑफ मैटर जो कि सेम टाइप के पार्टिकल से मिलके बना हो। ठीक है, तो आज से प्योर वर्ड का मीनिंग आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए क्या हो गया? ऐसा फॉर्म ऑफ मैटर विच इज कंसिस्ट ऑफ या मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स। तो पार्टिकल से हमारा मतलब होता है एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, इस चीज का जिक्र हमने लास्ट लेक्चर में किया था। टाइप्स भी पढ़े थे इनके, बेसिक टाइप्स क्या क्या होते हैं, मिक्सचर्स भी क्या होते हैं। मतलब एक फ्लो चार्ट के थ्रू अपन ने एक बेसिक आइडिया तो ले लिया कि केमिकल नेचर के बेसिस पे या कॉम्पोजिशन के बेसिस पे हम मैटर को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्योर सब्सटेंसेस के बारे में। ऑल्दो एनसीईआरटी में पहले मिक्सचर्स का डिस्कशन किया है, बिकॉज मिक्सचर्स आपके इस चैप्टर का मेन फोकस है। उसमें हम ज्यादा डील करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ने में, समझने में ज्यादा आसानी होती है, वो इंपॉर्टेंट है एक्चुअली में। मिक्सचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्योर सब्सटेंसेस जो हैं ये भी आपके सिलेबस में है। 9th में इनके बारे में ज्यादा डिस्कशन किया नहीं है, लास्ट में थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन है इनका। ज्यादातर आप इनके बारे में क्लास 10th में पढ़ोगे और उसकी जो हायर क्लासेस हैं उसमें। तो पहले अपन प्योर सब्सटेंसेस शुरू करते हैं, आज समझते हैं, बेसिक आइडिया लेते हैं इनका। इसके बाद फिर अपन मिक्सचर्स पे आएंगे। तो एक फ्लो बना रहेगा अपना, चार्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे अपन। तो आज की हेडिंग लगा लेंगे फ्रेश हेडिंग, टॉप पेज पे फ्रेश हेडिंग, प्योर सब्सटेंसेस। क्या होते हैं प्योर सब्सटेंसेस? शुरुआत करें। सबसे पहले तो इनकी डेफिनेशन क्या होती है बता चुका हूं। ऐसा टाइप ऑफ मैटर जो कि एक तरीके के पार्टिकल से मिलके बना हो। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी? इट इज अ टाइप ऑफ मैटर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ऐसे टाइप का मैटर जो कि एक तरीके के सेम टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से या पार्टिकल्स से मिलके बना हो, ऐसे टाइप के किसी भी मैटर को हम प्योर सब्सटेंस बोल सकते हैं। और पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं? पार्टिकल्स मतलब एटम्स हो सकते हैं या एटम्स के ही कॉम्बिनेशन से बनने वाले मॉलिक्यूल्स, या फिर हो सकता है एटम पे चार्ज आने के कारण क्या बन जाए? आयंस। तो ये 3 टाइप के पार्टिकल्स के नाम याद होने चाहिए, ये पता होना चाहिए कहानी। तो ये तो हो गई आपकी डेफिनेशन किसकी? प्योर सब्सटेंसेस की। ये आपको याद रखनी है अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ? चलो अब हम क्या करते हैं, देखो अब इसके बाद प्योर सब्सटेंसेस के भी फर्दर टाइप्स थे, तो अभी हम उन टाइप्स को डिस्कस करेंगे इंडिविजुअली। पर उससे पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं प्योर सब्सटेंसेस की। तो हेडिंग लगाएंगे प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। कुछ जनरल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इनकी, क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं ये। क्लियर दिख रहा है वीडियो? चलो यहाँ पे थोड़ा सा फोकस में चेंज कर देता हूँ। वेरी गुड, अब हमको क्लियर दिखाई दे रहा है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस क्या क्या होती हैं, शुरू करें। देखो जनरल प्रॉपर्टीज है नंबर 1। पहली प्रॉपर्टी, प्योर सब्सटेंसेस कैसे होते हैं? दे आर होमोजीनियस इन नेचर। होमोजीनियस इन नेचर। अब देखो होमोजीनियस वर्ड मिक्सचर्स में भी आया था। मिक्सचर्स में इस वर्ड का मीनिंग क्या था याद करो। होमो मतलब होता है सेम,
हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट। तो मिक्सचर्स में होमोजीनियस वर्ड आया था, वहां पे मैंने बताया था होमोजीनियस मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, एक जैसा कंपोजिशन हर जगह। यहाँ पे होमोजीनियस का मतलब क्या है? डेफिनेशन देखो यार क्या है, सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स से मिलके बने हैं ना ये। जब सारे पार्टिकल एक जैसे ही हैं, एक ही टाइप के हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल नेचर कैसा होगा? होमोजीनियस। मतलब हर जगह नेचर एक जैसा होगा। ऐसा नहीं है कि आप दूसरी तरफ से पकड़ रहे हो तो अलग नेचर है, इधर से पकड़ रहे हो तो अलग टाइप का फीलिंग आ रहा है, अलग टाइप का नेचर अपीयरेंस है उसकी। हर जगह अपीयरेंस सेम होगी, हर जगह नेचर सेम होगा, हर जगह प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। तो होमोजीनियस नेचर से हमारा मतलब है दैट इज वही चीज जो डेफिनेशन में लिख दो, मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स। पार्टिकल्स एक जैसे टाइप के पार्टिकल्स हैं, एटम्स भी हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो ये मीनिंग समझ में आया पहली प्रॉपर्टी का। नंबर 2, अब देखो एक जैसे टाइप के एटम्स हैं, सारे एटम्स या मॉलिक्यूल्स एक ही तरीके के हैं, इसका मतलब कि इनका जो केमिकल नेचर होगा या जो केमिकल कॉम्पोजिशन जो हम बोलते हैं, ठीक है, किस टाइप के एटम से मिलके बने हैं, सारे एटम एक जैसे हैं तो केमिकल नेचर भी ओवरऑल क्या होगा? इनका फिक्स होगा। कहीं पे भी चले जाओ केमिकल कंपोजिशन विल रिमेन सेम। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप बोल सकते हो कि दे हैव फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन। हर जगह इनका केमिकल कंपोजिशन एक जैसा होगा। जैसे कि एग्जांपल सॉल्ट का ले लें अगर हम, NaCl, नमक। नमक आप भले आप एक हाथ में लो थोड़ा सा नमक, या आप बोरी भर के नमक ले आओ, क्वांटिटी कितनी भी हो नमक की, रहेगा तो वो नमक ही। ऐसा तो नहीं है कि कम क्वांटिटी में है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी और हो, या बोरी भर के ला रहे हो तो उसकी प्रॉपर्टी कुछ डिफरेंट टाइप की हो, ऐसा तो नहीं होगा। केमिकल कंपोजिशन तो सेम ही रहेगा ना उसका, नमक तो रहेगा ही, वो टेस्ट तो उसका वैसा ही होगा, बिहेवियर तो वैसे ही शो करेगा पानी में जाने के बाद वो। तो केमिकल कंपोजिशन फिक्स रहता है, बिकॉज रीजन, क्योंकि सेम टाइप के पार्टिकल्स इनके अंदर मौजूद हैं। सिमिलरली दे हैव फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रहता है, चेंज नहीं होता, कांस्टेंट रहता है। ये चीज भी क्लियर है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट तो जान रहे हो, पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। मेल्टिंग पॉइंट उस टेम्परेचर को बोलते हैं जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और बॉइलिंग पॉइंट उस टेम्परेचर को बोलते हैं जहां लिक्विड बॉयल होके वेपर्स में कन्वर्ट होता है, गैस में। तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट थ्रू आउट दी सब्सटेंस सेम रहता है। क्यों? अगेन बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स। तो सेम टाइप के पार्टिकल्स हैं तो उन पार्टिकल्स के बीच में लगने वाली फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन भी एक ही जैसी होंगी, ठीक है, बराबर स्ट्रेंथ की होंगी हर जगह। तो उनको ब्रेक करने में, हीट देने पे जो उनके बीच में ब्रेक होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग में होता क्या है, जब आप किसी सॉलिड को मेल्ट करते हो तो उसके पार्टिकल्स की जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो टूट जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, और कमजोर होने के कारण वो दूर दूर चले जाते हैं, तो लिक्विड स्टेट आ जाती है। तो सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स हैं तो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन भी सेम होंगी, और फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन एक जैसी स्ट्रेंथ की हैं तो उनको तोड़ने में भी टेम्परेचर उतना ही लगेगा, इसलिए फिक्स होता है इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। एग्जाम्पल जैसे कि आइस। आइस क्या होता है? H2O, ये एक टाइप का कंपाउंड है। इसका मेल्टिंग पॉइंट जान रहे हो आइस में कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, है ना, 273 केल्विन। तो फिक्स होता है ये। ऐसा नहीं है कि आइस आपकी 10 डिग्री पे मेल्ट हो रही है या 0 से पहले मेल्ट हो रही है, 0 होगा तभी मेल्ट होगी, ना इससे कम ना इससे ज्यादा, फिक्स है, क्योंकि सेम टाइप के मॉलिक्यूल से मिलके बनी होगी आइस। ऐसे ही आप कोई एलिमेंट ले लो, जैसे आयरन ले लो। आयरन का मेल्टिंग पॉइंट होता है लगभग 1535 डिग्री सेल्सियस, बहुत हाई होता है। इनफैक्ट आयरन इज दी हैविंग दी हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो आयरन इसी टेम्परेचर पे मेल्ट करेगा, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। समझ में आ गई बात? तो फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। फोर्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी, दे कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फेजेस। अब फेजेस से हमारा मतलब क्या होता है? फेजेस हम बोलते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर को।
तो कहने का मतलब ये है कि ये डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में रह सकते हैं, सॉलिड में भी रह सकते हैं, लिक्विड में भी रह सकते हैं और गैसियस फॉर्म में भी रह सकते हैं। सो दे कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फेजेस, दैट इज सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस फॉर्म में भी रह सकते हैं, गैसियस फॉर्म में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही फॉर्म में है, किसी किसी अलग अलग प्रकार की फॉर्म में ये पाए जा सकते हैं। समझ में आ गई इतनी बात? तो ये तो आपकी कुछ जनरल 4 प्रॉपर्टीज हैं, इनको पहले नोट डाउन कर लेंगे। इन चारों का मीनिंग मैंने समझा दिया है, मीनिंग क्लियर होना चाहिए सबको। क्या क्या है? नेचर इनका होमोजीनियस होता है, मतलब सब जगह से देखो तो एक जैसे ही लगेंगे, बिकॉज एटम्स के टाइप भी एक जैसे ही हैं। केमिकल कॉम्पोजिशन भी फिक्स रहता है थ्रू आउट दी सब्सटेंस। फिक्स्ड मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट रहता है, चेंज नहीं होता, ऐसा नहीं है कि कभी ज्यादा या कम टेम्परेचर पे मेल्ट या बॉयल हो जाए। और अलग अलग स्टेट ऑफ मैटर्स में ये एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो अब इसको मिटा देता हूं मैं। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस के बारे में। ये तो आपकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हो गई प्योर सब्सटेंसेस की। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। मिटा रहा हूं इसको। चलो, तो कितने टाइप के होते हैं प्योर सब्सटेंसेस आपके? याद करो, 2 टाइप्स के होते हैं। क्या क्या? प्योर सब्सटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। एक होते हैं एलिमेंट्स और दूसरे होते हैं कंपाउंड्स। यही होते हैं 2 टाइप्स के। तो हम आज के लेक्चर में डिस्कशन करेंगे एलिमेंट्स के ऊपर। एलिमेंट्स का फुल डिस्कशन आज के चैप्टर में हम आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। कितने टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी, नेचर क्या होता है इनका, ये सब चीजें अपन आज के लेक्चर में कवर करेंगे। और उसके अगले लेक्चर में हम कंपाउंड्स का डिस्कशन कर लेंगे। कंपाउंड्स के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, हमको एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आज की हेडिंग लगाएंगे क्या? एलिमेंट्स। आज हम लोग एलिमेंट्स का डिस्कशन करने वाले हैं, तो हेडिंग लगा रहा हूं एलिमेंट्स। ये आ गई है। चलो, तो पॉइंट वाइज देख लेते हैं यहाँ पे एक एक करके। कहानी है इसमें, ठीक है, थ्योरी है, कहानी है। पॉइंट्स में लिखते जा रहा हूं मैं, तो पॉइंट्स को समझाते जाऊंगा, याद करते चलना, लिखते चलना, अंडरस्टैंड करते चलना। बहुत सिंपल है। तो एलिमेंट्स होते क्या है? सबसे पहले एक टाइप के प्योर सब्सटेंस होते हैं जो कि सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बने होते हैं। पार्टिकल्स कितने टाइप के होते हैं? मैंने बताया पार्टिकल्स मतलब एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं या आयंस भी हो सकते हैं। तो एलिमेंट्स कौन से टाइप के पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं? एटम्स से। सो दे आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ये क्या होते हैं? दीज आर दी टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ या सिंगल टाइप ऑफ एटम्स। एक जैसे टाइप के एटम से मिलके ये बने होते हैं। जैसे कि मान लो उदाहरण के लिए ये मैं जैसे कोई एक आयरन की रॉड बना रहा हूं, ऐसे कोई एक आपकी आयरन की रॉड है। ठीक है, ये आपकी है आयरन की रॉड। तो आयरन की जो रॉड है ये एक स्टेट ऑफ मैटर है, एक टाइप का सब्सटेंस है। अब सवाल ये उठता है ये प्योर है कि इम्प्योर है? तो ये चीज कैसे पता करोगे? इनके अंदर पार्टिकल्स देख के। तो आयरन रॉड के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे, जैसे ये मैं बना रहा हूं, इसके पार्टिकल्स दिख रहे हैं, दीज आर दी पार्टिकल। अब इतने दूर दूर नहीं होंगे, समझ रहे हो बात को? आयरन क्या होता है? सॉलिड होता है ना। सॉलिड में पार्टिकल्स क्या होते हैं? एक दूसरे के पास में होते हैं, एकदम लाइन से अरेंज होते हैं। तो ये तो मैंने ऐसे ही दूर दूर दिखा दिया है, पर आप मान के चलो ये सब क्लोजली पैक्ड होंगे, एकदम भीड़ में होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे के सारे जो एटम्स हैं वो एक ही टाइप के होंगे। और किसके एटम्स होंगे? आयरन के एटम्स। आयरन का सिंबल क्या होता है? Fe। तो ऐसा नहीं है कि बीच में आपको कभी कोई एटम किसी दूसरे एलिमेंट का दिख गया, पता चला यहाँ पे एक एटम कॉपर का आ गया, यहाँ पे एक एटम एल्यूमिनियम का आ गया। ऐसा तो नहीं हो सकता भाई। सारे एटम किसके होंगे? आयरन के ही होंगे। और सारे एटम एक जैसे भी होंगे, उनका शेप एक जैसा होगा,
उनका साइज एक जैसा होगा, उनका नेचर या कॉम्पोजिशन भी एक जैसा होगा। इसलिए हमने एक प्रॉपर्टी दिखाई थी, होमोजीनियस बोला था इनको हमने। तो ये चीज ध्यान रखनी है, मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और मेंशन कर दे रहा हूं, 2 इंपॉर्टेंट लाइनें लिखा रहा हूं, इसका मीनिंग समझ लेना। क्या? देखो पहले लिख देता हूं, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, atoms of same elements shows similar shape, size और composition। अभी मीनिंग समझाऊंगा इसका। और ऐसे ही एक पॉइंट और लिखना है कि atoms of different elements shows different shape, size या composition। पहले ये 2 पॉइंट नोट करेंगे, इन दोनों पॉइंट का मीनिंग समझा रहा हूं, इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट। क्या है इन दोनों पॉइंट्स का मतलब? देखो, atoms of same element shows similar shape, size या composition। मतलब ये लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर आप किसी एक एलिमेंट की बात कर रहे हो, जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे थे आयरन की, आयरन एक एलिमेंट है, तो इसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे उनका शेप, उनका साइज, उनका कॉम्पोजिशन क्या होगा? सेम टू सेम होगा, कोई फर्क नहीं होगा उसमें। बट अगर आप डिफरेंट एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे हो, जैसे ये है आपकी आयरन की रॉड, मान लो यहीं पे मैं बगल में क्या ले लूं, ये मैंने ले लिया मान लो कॉपर का वायर। कॉपर वायर जान रहे हो, घरों में जो बिजली जाती है कॉपर वायर से जाती है। तो मान लो मैंने यहाँ कॉपर वायर ले लिया, तो कॉपर वायर भी कुछ एटम से मिलके बना होगा, ठीक है। अगेन सॉलिड है, क्लोजली पैक्ड होंगे, आपस में स्पेस नहीं होगा, ये तो मैं बता दे रहा हूँ सिर्फ दिखाने के लिए। तो ये एटम्स किसके होंगे? कॉपर के एटम्स, Cu सिंबल होता है कॉपर का। तो कहना क्या चाह रहे हैं ये लोग कि अगर आप किसी एक एलिमेंट पे देख रहे हो, फोकस कर रहे हो, किसी एक एलिमेंट के एटम्स को अगर आप ऑब्जर्व करो, तो उनका आपस में शेप, साइज, कॉम्पोजिशन सेम रहेगा। बट अगर आप डिफरेंट एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे हो, जैसे मैं आयरन को कॉपर से कंपेयर कर रहा हूं, तो इनके एटम्स का शेप साइज सेम नहीं होगा, वो तो डिफरेंट होगा। देखो, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट शो डिफरेंट शेप, साइज या कॉम्पोजिशन। एक एलिमेंट के अंदर के एटम्स तो आपस में सेम होंगे, एक जैसे, पर उनको अगर आप दूसरे किसी एलिमेंट के एटम से कंपेयर करोगे तो उनमें आपस में फर्क होगा। कॉपर के एटम्स थोड़े अलग टाइप के होंगे, हो सकता है उनका वजन कम हो सकता है उनका वजन ज्यादा हो, कुछ भी हो सकता है। समझ में आया? ये 2 पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि कोई भी एलिमेंट उठा लो तो सबके एटम एक जैसे होंगे, सबके एलिमेंट्स के एटम अलग अलग होते हैं, आपस में कंपेयर करोगे तो डिफरेंस आएगा। तो ये आपके 2 पॉइंट समझ में आ गए होंगे, क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़े, और भी पॉइंट्स हैं, अभी तो समझते चलना है एक एक करके। चलो नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, इनमें कुछ साइंटिस्ट वगैरह का भी नाम याद करना है आपको, जैसे कि एलिमेंट टर्म किसने कॉइन की थी, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, बुक में भी मेंशन्ड है। तो टर्म एलिमेंट वॉज कॉइन्ड बाय एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम याद रखना है, रॉबर्ट बॉयल इन 1661। एलिमेंट टर्म जो है, इस टर्म को सबसे पहले यूज किसने किया था, किसने बोला था कि हम इनको एलिमेंट बोलेंगे अब से? रॉबर्ट बॉयल ने। तो ये साइंटिस्ट का नाम याद रखना है कि रॉबर्ट बॉयल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म एलिमेंट इन ईयर 1661। अब देखो, एलिमेंट की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है? ये नहीं है प्रॉपर डेफिनेशन, ये तो आप इन जनरल आपसे कोई पूछ रहा है तो आप बता दो कि हाँ भैया सेम टाइप के आइटम्स हैं तो हम उनको एलिमेंट्स बोल देंगे। एक्चुअल प्रॉपर डेफिनेशन जो है एलिमेंट की वो कुछ और है, और उस डेफिनेशन को भी एक साइंटिस्ट ने दिया था, तो उनका नाम भी याद करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट
वॉज गिवन बाय, साइंटिस्ट का नाम आगे भी सुनोगे, एंटोइन लॉरेंट लेवोजियर। स्पेलिंग चेक कर लेना एनसीईआरटी से, सिर्फ लेवोजियर भी लिखोगे चल जाएगा, लास्ट नेम आपको फोकस करना है। चैप्टर्स में जितने भी साइंटिस्ट के नाम आएंगे उनका पूरा नाम अगर नहीं याद कर पा रहे हो तो लास्ट नेम इंपॉर्टेंट होता है हमेशा, ठीक है। आगे का नाम भूल जाओ भले, ए भी लिख दो, ए भी एल लिख दो, ठीक है, ए लेवोजियर, ये आपके साइंटिस्ट थे। और क्या डेफिनेशन दी थी इन्होंने एलिमेंट की, भाई डेफिनेशन भी याद करनी पड़ेगी। क्या है डेफिनेशन, देखो, एलिमेंट आर बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। भाई मैटर का सबसे बेसिक फॉर्म है, सबसे बेसिक रूप, यहां से मैटर की शुरुआत होती है। फिर एलिमेंट जुड़ जुड़ के कंपाउंड बनाते हैं, कंपाउंड जुड़ जुड़ के और कंपाउंड बनाते हैं। तो एलिमेंट्स आर बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर which cannot be separated into simpler substances, by a chemical reaction। मतलब क्या है इसका, देखो, एलिमेंट्स आर दी बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, सबसे बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर होते हैं, एकदम बेसिक फॉर्म, which cannot be separated into simpler substances by a chemical reaction। इनको हम और सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ नहीं सकते। क्या आप सोचो एलिमेंट से तोड़ के भी कोई और बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर बना ले, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय अ केमिकल रिएक्शन। ऐसा नहीं है कि कोई केमिकल रिएक्शन करा के आप इनको तोड़ के और अलग अलग एलिमेंट्स बना लो, दैट इज नॉट पॉसिबल। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जो अपने घर बनते हैं, घर किससे बनते हैं, ईंटों से बनते हैं। तो जो ईंटें हैं, जो ब्रिक्स जो हैं, वो क्या हो गए, एक बेसिक फॉर्म हो गए, बेसिक यूनिट हो गई ना। इन्हीं को जोड़ जोड़ के आप पूरा घर बना रहे हो। अब आपको कोई बोले कि घर को अलग अलग कंपोनेंट में सेपरेट करने, ठीक है, तो आप ईंटों को अलग अलग करके दिखा सकते हो कि ये देखो, इस ईंटों से दीवारें बनी थी, ईंटें हमने अलग अलग कर दी। पर ईंटों को आप तोड़ के और छोटी ईंटें नहीं बना सकते उससे। एक बार आपने ईंट को तोड़ा तो फिर उसकी आइडेंटिटी लॉस्ट हो गई, अब वो दो पार्ट में, दो हिस्सों में टूट जाएगी। ऐसा नहीं है कि उससे आप कोई और चीज या और कोई सिंपलर सब्सटेंस फॉर्म कर सको, वो बेसिक यूनिट है वो सबसे। अब उससे भी छोटा अगर आप कुछ बनाने की कोशिश करोगे तो फिर वो टूट जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। वो ऐसा नहीं है कि कुछ और छोटी ईंटें बन जाएंगी उससे, ठीक है। जैसे बायोलॉजी में ये सेल होता है, अभी हम पढ़ेंगे आगे चैप्टर में, सेल इज दी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, एक बेसिक यूनिट है। अब सेल से छोटा कुछ नहीं है, सेल से भी आपको तोड़ के और कोई छोटे छोटे सब्सटेंसेस या लिविंग ऑर्गेनिजम्स या कोई ऑर्गेनिज फॉर्म कर रहे हो, स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हो, तो वो हम आगे बायोलॉजी में पढ़ेंगे। तो ये चीज है, ये डेफिनेशन हो गई एलिमेंट्स की। इतना नोट डाउन कर लेंगे, इतने पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। यहां तक की जानकारी बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, टाइप के प्योर सब्सटेंस होते हैं, सेम टाइप के एटम से मिलके बने होते हैं। अगर एक ही एलिमेंट का डिस्कशन कर रहे हो, एक ही एलिमेंट की बात करो, तो उसके एटम्स तो आपस में सिमिलर होंगे, बट अगर डिफरेंट एलिमेंट्स को देखो तो आपस में उनके एटम्स में डिफरेंस हो जाता है। टर्म एलिमेंट रॉबर्ट बॉयल ने कॉइन की थी और ये डेफिनेशन दी थी लवोजियर ने, ठीक है। मिटा दूं, चलो आगे बढ़ते हैं और पॉइंट देखते हैं एलिमेंट्स के बारे में। जितने ज्यादा पॉइंट देखोगे, याद करोगे, उतना आसानी होगी एग्जाम में लिखने में। कम याद करके जाओगे, कम पॉइंट्स लिखोगे तो उतना ही याद करना पड़ेगा, भूल गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मेरा तो मानना ये है कि ज्यादा से ज्यादा चीजों पे फोकस करो। हाँ, ऐसा नहीं है कि 11th क्लास का भी पढ़ ले रहे हैं यहाँ पे, 9th का ही पढ़ना है। 9th के ही पॉइंट्स हैं सारी, सब एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है अपने से, ठीक है। चलो अब हम थोड़े से और पॉइंट्स भी देख लेते हैं। एलिमेंट्स कितने टाइप के होते हैं, जान रहे हो कितने टाइप के एलिमेंट्स होते हैं? बुक में लिखा है मोर देन 100 एलिमेंट्स सो फार हैव बीन डिस्कवर्ड। एग्जैक्ट है 118। 118 elements have been discovered so far। अभी तक कितने एलिमेंट डिस्कवर हो गए हैं?
118 118 एलिमेंट आज तक डिस्कवरी इनकी हो चुकी है, ठीक है। और इन सबको ना एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया भी हुआ है, समझने में आसानी हो ताकि 118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड सो फार एंड आर arranged in a tabular manner। अब ये चीज लिखी नहीं है बुक में, बता दे रहा हूं जनरल चीजें। इट्स कॉल्ड पीरियोडिक टेबल, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं इसको हम। तो जितने भी 118 एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर हुए हैं, जिनने इसको डिस्कवर किया है, इस सारे एलिमेंट्स को एक टेबल में अरेंज किया गया है और उस टेबल को हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल, या वी कैन रादर से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल नाम सबने सुना होगा, 10th क्लास में इस पे चैप्टर भी है, वहां पे इसके बारे में डिस्कशन होगा। अभी हम पीरियोडिक टेबल क्या होता है जानने का मतलब नहीं। अब देखो ये 118 की 118 एलिमेंट ऐसे नहीं है जो नेचर में प्रेजेंट है कि नेचुरल फॉर्म में थे, डिस्कवरी हो गई, फावड़ा लेके गए, खोदा, नया एलिमेंट आ गया, ऐसा तो नहीं है। कई एलिमेंट्स नेचुरल हैं और कई ऐसे भी हैं जिनको इंसान ने लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया है, जबरदस्ती बनाया है, ठीक है। तो कितने हैं ऐसे? देखो बुक में 92 लिखा हुआ है, पर ज्यादातर 94 से 98 बोला जाता है, क्योंकि इसमें कई एलिमेंट ऐसे भी हैं जो रेडियो एक्टिवली दूसरे एलिमेंट बनाते हैं, तो वो हायर क्लासेस में पढ़ोगे रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। बट फिलहाल के लिए फिगर याद कर सकते हो, बुक में लिखा है 92, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 92 to 94 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन नेचर एंड रेस्ट आर मैन-मेड। क्लियर है? 118 एलिमेंट्स में से 94 याद करना है, वैसे बुक में 92 लिखा हुआ है। 94 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन नेचर में अभी तक 94 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, नेचुरल है आपके। रेस्ट आर मैन-मेड, बाकी को इंसान ने बनाया है। और कौन से इंसान ने बनाए हैं, कौन से एलिमेंट आपके नेचुरल हैं, सब याद नहीं करना। 118 एलिमेंट थोड़ी ना याद करोगे 9th क्लास में, ठीक है। तो कितने याद करने हैं वो अपन आगे चैप्टर्स में देखेंगे ऑलरेडी, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में। समझ में आया? तो कितने हैं टोटल? 118, और इसमें से कितने नेचुरल हैं? 94, ठीक है, बाकी के नहीं। अच्छा, एलिमेंट्स आपके डिफरेंट फेजेस में भी अवेलेबल है। जैसे अपन ने प्योर सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टी में चीज दिखाई थी कि एलिमेंट्स दे कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फेजेस एट रूम टेम्परेचर। देखो रूम टेम्परेचर मतलब क्या होता है? कमरे का टेम्परेचर, नॉर्मल कमरे का जो तापमान होता है, आप कमरे में बैठे हो, जो नॉर्मल टेम्परेचर है दैट इज कॉल्ड रूम टेम्परेचर। अब रूम टेम्परेचर फिक्स नहीं होता ना, चेंज होता रहता है, गर्मियों में ज्यादा हो जाता है, सर्दियों में और कम हो जाता है। बट एक आइडियल रूम टेम्परेचर होता है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द आइडियल रूम टेम्परेचर, बहुत ग्रेटली वेरी करता है। तो इस टेम्परेचर पे, इस स्पेसिफिक टेम्परेचर पे आपके एलिमेंट जो होते हैं वो डिफरेंट फेजेस में एग्जिस्ट कर सकते हैं। सॉलिड भी हो सकते हैं इस टेम्परेचर पे, लिक्विड भी हो सकते हैं, या गैस भी हो सकते हैं। तो हम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे क्यों देख रहे हैं इस चीज को? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से और घटाने से जान रहे हो क्या होता है, स्टेट्स ऑफ मैटर आपस में चेंज हो जाती हैं। सॉलिड से लिक्विड हो जाता है, गर्म कर दो तो, ठंडा कर दो तो लिक्विड वापस से सॉलिड बना लेती है। तो उसमें फिर आप समझ नहीं पाओगे ना कौन सॉलिड है कौन लिक्विड है। एक फिक्स टेम्परेचर ले लिया हमने। तो कौन कौन से हैं? सॉलिड एलिमेंट्स भी हैं, लिक्विड भी हैं और गैसियस भी हैं। तो तीनों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सॉलिड की अगर हम बात करें, क्या क्या है? सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों फेज में प्रेजेंट हो सकते हैं। सॉलिड एलिमेंट्स कितने टाइप के होते हैं? मेजॉरिटीज ऑफ एलिमेंट्स आर सॉलिड। जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, मैक्सिमम जितने भी एलिमेंट्स हैं 118 एलिमेंट, उनमें से मेजॉरिटीज ऑफ एलिमेंट्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। टेम्परेचर को सिंबल से दे दे रहा हूं मैं, कैपिटल टी लिख दे रहा हूं, समझ जाओ।
तो मेजोरिटीज ऑफ एलिमेंट्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, मैक्सिमम एलिमेंट सॉलिड ही रहते हैं रूम टेम्परेचर पे। एग्जाम्पल, अब भाई 118 एलिमेंट है, सबके तो नाम याद नहीं करने, दो चार एग्जाम्पल दे दो अपने से, जैसे कि कॉपर। अब देखो एलिमेंट्स के सिंबल भी लिखते जाऊंगा मैं ब्रैकेट में, ये चीज आपको आने वाले चैप्टर में काम में आएगी। अगले चैप्टर्स में आपको कुछ एलिमेंट्स के सिंबल्स याद करने हैं, तो यहीं से सिंबल लिखाते चलता हूं मैं, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट के नाम आते जाएंगे बीच में, सिंबल याद करते चलो आसानी होगी। जैसे कि कॉपर Cu, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जान रहे हो ना सॉलिड फॉर्म में रहता है, एल्यूमिनियम की शीट्स आती हैं। जैसे कि आयरन, सिंबल क्या होता है Fe। जैसे कि सोडियम, सिंबल क्या होता है Na। जैसे कि पोटेशियम, सिंबल K। सिल्वर, सिंबल क्या होता है इसका Ag, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अरे बहुत एग्जाम्पल्स हैं, खत्म नहीं है। जिंक है, क्रोमियम है, कोबाल्ट है, मतलब एंडिंग नहीं है, बहुत एलिमेंट्स है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। तो मेजोरिटी ऑफ देम आर सॉलिड एट टेम्परेचर। लिक्विड की बात करें, क्या कोई एलिमेंट लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं? बिल्कुल, सिर्फ दो ही एलिमेंट्स हैं जो लिक्विड फॉर्म में रहते हैं रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे, एंड दीज आर मर्करी, मर्करी का सिंबल होता है Hg, एंड ब्रोमीन, ब्रोमीन क्या होता है Br। तो मर्करी एंड ब्रोमीन आर दी ओनली टू एलिमेंट्स विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो मर्करी एंड ब्रोमीन ओनली एलिमेंट्स जो कि क्या होते हैं एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर की बात हो रही है। अच्छा, लिक्विड में एक चीज और याद कर लो, दो एलिमेंट्स और हैं जो मैं बताने वाला हूं, सिंबल याद नहीं रखना इनका, वो हायर एलिमेंट्स हैं, गैलियम एंड सीजियम। गैलियम एंड सीजियम भी लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, बट एग्जैक्ट रूम टेम्परेचर पे नहीं होते लिक्विड फॉर्म में, थोड़ा सा स्लाइटली अबव द रूम टेम्परेचर। गैलियम एंड सीजियम ऑल्सो एग्जिस्ट in liquid form but at temperature, ऐसे लिख दो, but at slightly above room temperature, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर से ज्यादा। कितना? लगभग लगभग 30 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में लिखा हुआ है बुक में 303 केल्विन, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करके देखना केल्विन में कितना होता है, जान रहे हो ना कैसे केल्विन में कन्वर्ट करते हैं? फॉर्मूला बताया था, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो 25 में 273 जोड़ो, कितना होता है? 98 होता है, आई थिंक 298। तो 298 केल्विन, उससे थोड़ा ज्यादा 303 केल्विन, 30 डिग्री सेल्सियस। तो गैलियम और सीजियम ऐसे आपके सॉलिड फॉर्म में रह सकते हैं, बट जैसे ही आप उनको उस टेम्परेचर पे लाओगे ये भी लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। तो बेसिकली गैलियम और सीजियम ऐसे एलिमेंट है जिनको आप अगर हाथ में रखोगे ना मेल्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि रूम टेम्परेचर पे तो ये थोड़े बहुत सॉलिड फॉर्म में रहेंगे, क्योंकि रूम टेम्परेचर तो थोड़ा कम होता है 25 डिग्री, ये मेल्ट किस पे होते हैं 30 डिग्री पे। हाथ पे रखने से क्या होगा, हमारे बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा डिफरेंट होता है, जान रहे हो हमारे शरीर का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से अलग होता है, थोड़ा ज्यादा ही होता है हमारा बॉडी टेम्परेचर। तो आप इसको हाथ में रखोगे तो हाथ का टेम्परेचर जो है दैट इज मोर देन इनफ टू मेल्ट दीज टू एलिमेंट्स। जैसे हाथ पे रखिए टेम्परेचर जैसे ही बड़ा हाथ पे मेल्ट हो जाएंगे, तो दे कैन मेल्ट एट पाम। इनमें क्या है, ये आपके पाम पे ही मेल्ट हो जाते हैं, पाम मतलब ये हाथ पे रखोगे मेल्ट हो जाएंगे, गैलियम और सीजियम। तो सॉलिड में बता दिया, लिक्विड में आपके दो एग्जांपल इंपॉर्टेंट हैं। और गैस की अगर हम बात करें तो 11 एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन गैसियस फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। 11 एलिमेंट्स हैं कुल ऐसे जो कि गैसियस फॉर्म में हो सकते हैं रूम टेम्परेचर पे। अब 11 के एग्जांपल याद नहीं करने हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स बता देता हूं। जैसे कि हाइड्रोजन जान रहे हो गैसियस फॉर्म में रहता है, ऑक्सीजन भी जान रहे हो, नॉर्मल देखो रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन किस फॉर्म में, गैस ही तो है, नजर नहीं आ रही। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन
ठीक है, और भी एग्जांपल्स हैं जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन एटसेट्रा, बहुत एग्जांपल्स है, 11 है ना टोटल, 11। अब सबके एग्जांपल याद नहीं करेंगे। तो ये आपकी कुछ डिफरेंट फेजेस होती हैं। ठीक है, आपसे कोई पूछे कि कोई एलिमेंट कौन सी फेज में होता है रूम टेम्परेचर में, तो आप बोलोगे सॉलिड में भी होते हैं। मेजोरिटीज ऑफ एलिमेंट्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं। लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं जैसे कि मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन। गैलियम एंड सीजियम भी लिख सकते हो एग्जाम्पल, बट वो थोड़ा सा रूम टेम्परेचर से ज्यादा रहता है उसमें, तब आपके ये मेल्ट होते हैं। और 11 एलिमेंट ऐसे होते हैं जो गैसियस फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, 118 में से 94 आर नेचुरल, रेस्ट ऑफ देम आर मैन मेड। तो इतनी चीजें नोट डाउन कर लेंगे, इतनी चीजें एलिमेंट्स के बारे में पता होनी चाहिए सबको। लिख लिया, नोट डाउन कर लिया इतना, चलो आगे बढ़े। तो काफी सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए हमने ऑलरेडी एलिमेंट्स के बारे में। अब अपन क्या देखते हैं, टाइप्स ऑफ एलिमेंट। नोट कर लो, अगर नोट करना चाह रहे हो गया होगा तो मिटा देता हूं। ठीक है, चलो तो अब हम देखते हैं एलिमेंट के टाइप क्या क्या होंगे। भाई एलिमेंट्स भी याद करो तो डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाइड किया था हमने एलिमेंट्स को। क्या क्या टाइप्स के एलिमेंट्स के, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड। 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। डिफरेंट एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स में जो एटम्स होते हैं उनके टाइप भी डिफरेंट होते हैं, अभी बताया था 2 मिनट पहले। इसलिए अलग अलग एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। कोई एलिमेंट हार्ड है तो कोई एलिमेंट सॉफ्ट हो सकता है। जैसे अभी हमने देखा कोई एलिमेंट सॉलिड है, कोई एलिमेंट लिक्विड है, कोई एलिमेंट गैसियस है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जिनके बेसिस पे हम एलिमेंट्स को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो कोई आपसे पूछे टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के। क्या क्या? नंबर 1 मेटल्स, नंबर 2 इसके जस्ट अपोजिट नॉन मेटल्स, और नंबर 3 दोनों का कॉम्बिनेशन मेटलॉइड। तो कॉम्बिनेशन नहीं है, कॉम्बिनेशन नहीं है इन दोनों का। कॉम्बिनेशन से मेरा मतलब ये है कि इनकी प्रॉपर्टी इन दोनों की जैसी जैसी होती है। कुछ प्रॉपर्टी मेटल जैसी शो करेंगे, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल जैसी। तो हमको इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है बस। डेफिनेशन तो कुछ है नहीं, एलिमेंट्स ही है, क्या है, सेम डेफिनेशन अप्लाई होगी यहाँ पे। तो शुरुआत करते हैं मेटल्स से। ठीक है, मेटल से स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। तो कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हैं, हेडिंग वाइज लिखते जाऊंगा, मीनिंग समझाते जाऊंगा उनका, एग्जाम्पल्स भी पढ़ेंगे बहुत सारे। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज है, मैंने लिखा ही नहीं है ये चीज। पहला एलिमेंट कौन सा डिस्कवर हुआ था? ये मान में क्यूरियोसिटी तो आती है माइंड में, फर्स्ट एलिमेंट कौन सा डिस्कवर हुआ होगा, किसने किया होगा। तो ऐसा माना जाता है कि पहला एलिमेंट जो डिस्कवर हुआ था वो था फॉस्फोरस। और उसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी है। एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम था हेनिक ब्रांड। ठीक है, ये नाम था साइंटिस्ट, हेनिक ब्रांड। एक साइंटिस्ट थे और बहुत पुराने समय की बात कर रहा हूँ मैं, 16-17 सेंचुरीज की बात कर रहा हूँ मैं। ये ना एक अच्छे साइंटिस्ट थे, बहुत सारी चीजों पे एक्सपेरिमेंट करते रहते थे, नई नई डिस्कवरीज करते रहते थे, और खूब पैसे वाले थे। पैसा इनका खुद का नहीं था, इनकी शादियां बहुत बार हुई थी, 2-3 बार। तो वाइफ के थ्रू पैसा आया था, वो पूरा पैसा ये स्टडीज पे लगा देते थे, डिस्कवरीज पे लगा देते थे, हैवी इक्विपमेंट खरीदते थे। अच्छा, उस समय जब ये डिस्कवरीज कर रहे थे, जब ये स्टडी कर रहे थे, तब एक मिथिकल स्टोन था एक, जिसके बारे में बहुत पॉपुलरिटी थी। मिथिकल स्टोन जिसका नाम था फिलोसफर स्टोन। सुना होगा, हैरी पॉटर की एक मूवी भी है फिलोसफर स्टोन। ऐसा माना जाता था कि जो फिलोसफर स्टोन है वो चमत्कारी पत्थर है, जिस चीज को छू दे वो चीज एकदम शाइन करने लगती थी, येलोइश कलर की, गोल्डन कलर की हो जाती थी। मतलब लिटरली गोल्ड ही है वो एक्चुअली में, है ना। फिलोसफर स्टोन के बारे में ये चीज बहुत फेमस है, आप पढ़ सकते हो लिटरेचर में। माना जाता है, ऐसा अभी भी मानते हैं कई लोग कि ऐसा एक पत्थर है जो टच कर दो तो सोना बन जाए। मूवीज भी बन चुकी हैं बहुत। तो ये इनको इसी चीज का कीड़ा था।
कि मैं इस फिलोसफर स्टोन को डिस्कवर करके प्रूफ करके बताऊंगा लोगों को कि देखो ये एग्जिस्ट करता है। तो ऐसे में ना इन्होंने बहुत सारी चीजों, बहुत सारे मटेरियल्स को इकट्ठा करके उन पर रिसर्च करना स्टार्ट किया, एक्सपेरिमेंट करने स्टार्ट किए। ऐसा एक मटेरियल पे इनकी नजर पड़ी जो कि गोल्डन कलर का मटेरियल था। इन्होंने सोचा क्यों ना मैं इस मटेरियल पे एक्सपेरिमेंट करके इसी से फिलोसफर स्टोन की डिस्कवरी करूं। और जान रहे हो वो गोल्डन मटेरियल क्या था? क्या थी वो सुनहरी चीज? वो थी ह्यूमन यूरिन। हमारा यूरिन, टॉयलेट जो करते हैं ना, यूरिन कभी नोटिस करना, यूरिन का कलर अलग अलग होता है, बट यूरिन जनरली गोल्डन कलर की होती है, लाइट गोल्डन। तो इनको लगा ये लाइट गोल्डन दिख रही है यूरिन, मतलब पक्के से इसमें कहीं ना कहीं सोना है, गोल्ड है इसके अंदर, इसी कारण से ये गोल्डन कलर की दिख रही है। तो यहीं से मैं फिलोसफर स्टोन बनाऊंगा। और उन्होंने खूब एक्सपेरिमेंट किए। इन्होंने पता नहीं कितने लीटर, टन लीटर की यूरिन इकट्ठा करी, पता नहीं कैसे इकट्ठा की होगी, और उसको बॉईल किया, खूब हाई टेम्परेचर पे बॉईल किया, ताकि पानी पानी निकल जाए और जो भी सॉलिड आइटम होगा, गोल्ड होगा या स्टोन जो होगा, वो बचा रह जाए। और हुआ भी ऐसा, पानी पानी इवोपरेट हो गया, सॉलिड चीजें रह गई उसमें। और वो जो सॉलिड चीज उस यूरिन में रह गई थी ना, वो ऐसी थी कि उसमें से बहुत ही एकदम मतलब खतरनाक टाइप का, जो चकाचौंध टाइप का ग्लो प्रोड्यूस हो रहा था, एकदम व्हाइटिश कलर का ग्लो। मतलब वो बॉईल कर रहे थे और अचानक से घूम करके आए, देखा तो उसमें से ऐसी किरणें निकल रही थी, ये व्हाइटिश कलर का ग्लो प्रोड्यूस हो रहा था। मतलब फिल्मों में दिखाते हैं ना, एकदम ऐसे चमकती है कोई चीज, तो उनको लगा मैंने तो डिस्कवरी कर ली फिलोसफर स्टोन की। और खूब जगह ढिंढोरा पीट दिया, ये फिलोसफर स्टोन आ गया, फिलोसफर स्टोन आ गया। फिर बाद में जब बाकी साइंटिस्ट लोगों ने उसको स्टडी किया, तो वो एक्चुअली में फिलोसफर स्टोन नहीं था। वो जो व्हाइटिश कलर का ग्लो जिस मटेरियल से प्रोड्यूस हो रहा था, दैट वाज एक्चुअली फॉस्फोरस। कौन सा एलिमेंट था वो? फॉस्फोरस था। ठीक है, सिंबल पी। फॉस्फोरस जब बर्न होता है ना, हीट होता है, तो व्हाइटिश कलर का एक बहुत ही खतरनाक ग्लो प्रोड्यूस करता है फॉस्फोरस। तो एक्चुअली में इन्होंने एक्सीडेंटली एक एलिमेंट की डिस्कवरी कर दी थी। अब उनको समझ नहीं आ रहा था क्या है, तो उन्होंने बोला ये है चमत्कारी पत्थर, बट एक्चुअली इट वाज फॉस्फोरस। तो माना जाता है इट वाज द फर्स्ट एलिमेंट जो कि डिस्कवर हुआ था। एक्सीडेंटली डिस्कवरी हुई थी इसकी, इसलिए इसका क्रेडिट इनको दे दिया गया। किया इन्होंने ही था, पर जानते नहीं थे कि इन्होंने क्या डिस्कवर किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन यूरिन में फॉस्फोरस बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में पाया जाता है, फॉस्फेट्स फॉर्म में रहते हैं, कंपाउंड होते हैं इसके। तो ये पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, बट एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो बता दी। इसका आर्टिकल सर्च कर सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके बारे में। चलो, टाइम पास हो गया, मेटल्स का डिस्कशन कर रहे थे हम, तो प्रॉपर्टीज देखनी है फटाफट। चलो, पहली प्रॉपर्टी देखते हैं, आ जाओ। फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मतलब रूम टेम्परेचर पे किस फॉर्म में रहते हैं ये, सॉलिड होते हैं मेटल्स, लिक्विड होते हैं कि गैसियस होते हैं। तो मेजोरिटीज ऑफ मेटल्स एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। मेटल्स क्या होते हैं, ज्यादातर सॉलिड फॉर्म में ही रहते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिख देता हूं मैं, मेजोरिटी ऑफ मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सॉलिड रहते हैं मैक्सिमम मेटल्स, एक्सेप्शन हर जगह है साइंस में। एक मेटल ऐसा है जो सॉलिड फॉर्म में नहीं रहता। कौन है वो? कौन है वो गद्दार? एक्सेप्ट मर्करी। मर्करी का सिंबल जान रहे हो ना, क्या होता है? Hg। तो मर्करी इज दी ओनली मेटल जो कौन सी फॉर्म में रहता है? अभी 2 मिनट पहले लिखा था, लिक्विड स्टेट में। ठीक है, तो एक्सेप्ट मर्करी विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो मर्करी ही एकमात्र ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रहता है। बाकी सारे मेटल आपको ज्यादातर सॉलिड फॉर्म में ही दिखेंगे। ठीक है, नंबर 2, लस्टर। लस्टर, अब ये लस्टर क्या होता है? देखो, लस्टर मतलब होती है चमक, शाइन। आपने देखा होगा कि कई सारे मेटल्स ना एकदम चमकीले टाइप के रहते हैं, उनकी सरफेस में ना एकदम डिस्टिंक्ट टाइप की शाइन होती है, उसको हम लस्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लोग बोल दोगे? मेनली लस्टरस। ये लस्टरस होते हैं मेनली, दैट इज
हैविंग डिस्टिंक्ट शाइन, एक अलग ही चमक होती है इनके अंदर, एक डिस्टिंक्ट शाइन होती है इनके अंदर। एग्जाम्पल भी दे सकते हैं अपन, जैसे कि सिल्वर हो गया Ag, गोल्ड हो गया Au, प्लेटिनम हो गया, ऐड आता है ना टीवी में, प्लेटिनम रिंग्स आती हैं उसकी, Pt। अरे कॉपर ले लो, इतना महंगा कहाँ जा रहे हो, उतना तो महंगा अफोर्ड ही नहीं कर पाओगे। कॉपर, कॉपर का वायर देखना कभी, कॉपर भी चमकता है, ब्राउनिश कलर का होता है। तो एक चमक होती है इनमें, डिस्टिंक्ट शाइन होती है इनमें, लश्चरस होते हैं। इस कारण से इनको हम ज्यादातर किसमें यूज करते हैं, ज्वेलरीज वगैरह में, ऑर्नामेंट में। जान रहे हो ये 3 एलिमेंट्स जो होते हैं ना, इनको हम प्रेशियस मेटल्स बोलते हैं, महंगे, राजा महाराजा लोग यूज करते हैं प्रेशियस मेटल्स, बिकॉज दे आर यूज्ड इन मेकिंग ऑर्नामेंट्स। ठीक है, अलग अलग गहने जो होते हैं, ज्वेलरीज, इनमें यूज किए जाते हैं, क्योंकि इन पर चमक होती है, अपीयरेंस अच्छी होती है इनकी, इस कारण से। तो ये लश्कर हो गया। तीसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, मैलिएबल। मेटल्स जो होते हैं वो मैलिएबल भी होते हैं। मैलिएबल मतलब क्या होता है, मैलिएबल मतलब अगर आप इन पे हथौड़ा मारोगे तो आप इनको पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो दे कैन बी beaten into thin sheets on hammering। हथौड़ा मार के इनको आप पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स ऑन हैमरिंग। एग्जाम्पल जैसे कि सिल्वर, सिल्वर को ऐसे हथौड़ा मार मार के किसमें कन्वर्ट कर लिया जाता है, सिल्वर फॉइल में, पतली पतली सिल्वर फॉइल बन जाती है। और सिल्वर फॉइल जान रहे हो कहाँ यूज होती है, बर्फियां वगैरह देखी है, मिठाइयाँ, मिठाइयों पे चांदी लगी रहती है ना, चांदी का वर्क वो यही होता है। ठीक है, तो यूज बोल सकते हो, यूज्ड इन स्वीट डेकोरेशंस, मिठाइयों वगैरह के डेकोरेशन में। एल्यूमिनियम सबसे कॉमन एग्जांपल, एल्यूमिनियम, इसकी भी आपकी फॉइल बन जाती है, एल्यूमिनियम फॉइल। ये किस में यूज होती है एल्यूमिनियम फॉइल, ये तो आपको कहीं भी स्टोर हाउस में मिल जाएंगी, राशन दुकानों पे। ये फूड पैकेजिंग में यूज होती है, गर्म रहता है खाना इनका इसके अंदर। दे आर यूज्ड इन फूड पैकेजिंग। ठीक है, गरम गरम खाना पैक करने में यूज होती हैं। तो बहुत सारी हैं ऐसे। कॉपर हो गया आपका, कॉपर को पतली पतली शीट में कन्वर्ट करके हम क्या बना लेते हैं, कॉपर के यूटेंसिल्स बना लेते हैं, बर्तन वगैरह, यूटेंसिल्स, पेन एटसेट्रा। पेन मतलब वो जो फ्राइंग पैन होता है ना, पबजी वाला पेन। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी इनमें मैलिएबिलिटी के कारण होती है। मैलिएबल मतलब क्या होता है, दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स ऑन हैमरिंग। हथौड़े से मार मार के आप इनको पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, इतना नोट कर लो पहले, इतनी प्रॉपर्टीज नोट कर लो अगर, तो आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट, बस थोड़ा सा और बचा है, नॉन मेटल तो इसके जस्ट अपोजिट होंगे। कितनी हो गई, 3 प्रॉपर्टी हो गई। आगे बढ़ते हैं। मैलिएबिलिटी समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है, दे आर डक्टाइल। चौथी प्रॉपर्टी आई ना, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है, डक्टाइल। डक्टाइल मतलब क्या होता है कि इनको हम पतले पतले लंबे लंबे वायर्स में भी खींच सकते हैं, ऐसे वायर बना सकते हैं इनके। दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। वायर्स में इनको हम खींच सकते हैं, तार बना सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि कॉपर एंड एल्यूमिनियम, ये किस में यूज होते हैं, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग। बिजली के तार बनते हैं कॉपर से, एल्यूमिनियम से। ठीक है, क्योंकि इनमें प्रॉपर्टी होती है, डक्टाइल होते हैं। नंबर 5, फिफ्थ प्रॉपर्टी, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी को मेटल्स अच्छे से कंडक्ट कर सकते हैं अपने थ्रू।
आसानी से हीट को और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को ये कंडक्ट कर सकते हैं। सो दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एक्सेप्ट, एक्सेप्शंस हैं कहीं कहीं पे, वो चीज भी मैं लिखा दे रहा हूं। ठीक है, एक्सेप्ट ऐसे कुछ मेटल्स हैं जो कि अच्छे कंडक्टर नहीं है। एक्सेप्शन हर जगह है, जरूरी थोड़ी ना सबके सब एक जैसा बिहेवियर करें। तो एक्सेप्शन यहाँ पे याद रख लेना, एक तो लेड पीबी, ठीक है, और लेड हो गया और मर्क्यूरी हो गया Hg, दे आर व्हाट, दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आपको अच्छे कंडक्टर दिखेंगे हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। एक्सेप्शन है आपका लेड और मर्क्यूरी का। लेड और मर्क्यूरी भी कंडक्ट कर सकते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी को, पर उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर सकते, तो उनको हम बोलते हैं दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है सोनोरस। सोनोरस मतलब क्या होता है? देखो, सोनोरस मतलब होता है कि इनको अगर आप हैमर से मारोगे, सोनो मतलब होता है साउंड, तो इनको अगर आप हैमर से बीट करते हो तो इनमें एक आवाज आती है। जैसे आयरन है ना, लोहे पे हैमर मारते हैं तो आवाज आती है ना, टन टन करके। तो सोनोरस मतलब क्या होता है? मेक रिंगिंग साउंड ऑन हैमरिंग। हथौड़ा मारोगे तो एक रिंगिंग साउंड आता है, बजते हैं ये, ठीक है, रिंग होते हैं ये। और क्या हो गया? कलर, सब सिंपल है, मीनिंग समझते जाओ। कलर, क्या कलर होता है मेटल्स का जनरली? तो जितने भी मेटल्स हैं ये ज्यादातर आपको सिल्वरी ग्रे कलर या फिर गोल्डन येलो कलर के दिखेंगे। ठीक है, सिल्वरी ग्रे या गोल्डन येलो। एक्सेप्शन हर जगह है। यहाँ पे एक्सेप्शन आप लिख सकते हो कॉपर का। कॉपर देखा ना कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है। तो एक्सेप्शन तो हर जगह है, बट मोस्टली दे आर सिल्वरी ग्रे, थोड़ा बहुत ग्रे के शेड्स में होते हैं, हल्का पीलापन रहता है, गोल्डन येलोइश होते हैं। ये इनका जनरल कलर होता है। और क्या होंगी प्रॉपर्टी? डेंसिटी। डेंसिटी से हम क्या पता करते हैं कि वो सब्सटेंस कितना भारी है। डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना हैवी होगा, डेंसिटी जितनी कम होगी उतना लाइट होगा, हल्का होगा। तो अभी देखो, फिजिकल स्टेट में क्या बताया था? मेटल्स जनरली कौन सी स्टेट में रहते हैं? सॉलिड स्टेट में रहते हैं, रूम टेम्परेचर में। इसका मतलब कैसे होंगे? हैवी होंगे। भाई सॉलिड्स की डेंसिटी ज्यादा होती है, अभी पिछले चैप्टर में भी बताई थी ये चीज। तो डेंसिटी में आप क्या बोलोगे? हैवी एलिमेंट्स हैं आपकी, ठीक है, हैवी एलिमेंट्स। इनफैक्ट यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिखा भी देता हूं, ये दो एलिमेंट्स के नाम देख लो, इरिडियम एंड ऑस्मियम। जान रहे हो, इरिडियम एंड ऑस्मियम जो हैं दे आर दी हैवीएस्ट मेटल्स। सबसे हैवी मेटल्स हैं आपके इरिडियम एंड ऑस्मियम। जितने भी मेटल्स हैं उसमें से सबसे हैवी हैं आपके इरिडियम एंड ऑस्मियम। तो हैवी एलिमेंट्स होते हैं जनरली। क्यों हैवी होते हैं? बिकॉज दे हैव हाई डेंसिटी, डेंसिटी ज्यादा होती है। एक्सेप्ट, एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्ट लिथियम। लिथियम को छोड़ के बाकी सारे मेटल्स जो होते हैं ये मोस्टली भारी होते हैं, हैवी होते हैं। तो एक्सेप्ट लिथियम विच इज लाइट। लाइट मतलब हैविंग लेस डेंसिटी, हल्का होता है लिथियम, बहुत डेंसिटी बहुत कम होती है उसकी। ठीक है। नाइन्थ, हार्डनेस। देखो, मैक्सिमम चीजें लिखा रहा हूं मैं यहाँ पे। अब ऐसा नहीं है कि आपको सारी चीजें कंठस्थ करके जानी है, ठीक है, कुछ कुछ भी पढ़ सकते हो, बट जितना मैक्सिमम देखोगे उतना ज्यादा से ज्यादा याद करके जाओगे, तो कुछ चीज याद रहेंगी तो लिख सकते हो। हार्डनेस, अगेन सॉलिड फॉर्म में रहते हैं मोस्टली, और सॉलिड्स आर जनरली हार्ड। तो मेटल्स जो रहते हैं इनकी हार्डनेस की बात करें तो दे आर जनरली हार्ड, हार्ड होती है। एक्सेप्ट, अरे बाप रे, बड़े एक्सेप्शन है। एक्सेप्ट सोडियम, सोडियम दैट इज Na, एंड पोटेशियम, और भी होते हैं, और ये दो आपके मेन हैं। सोडियम एंड पोटेशियम सॉफ्ट होते हैं आपके, जनरली हार्ड। बाकी सारे मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम,
आर सॉफ्ट, सॉफ्ट होते हैं और इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको आप चाकू से काट सकते हो, ठीक है। आर सॉफ्ट दैट इज दे कैन बी कट विथ अ नाइफ, इनको आप चाकू तक से काट सकते हो, इतने सॉफ्ट हैं सोडियम और पोटेशियम। बाकी सब मेटल्स आर जनरली हार्ड। लास्ट प्रॉपर्टी, आखिरी, बस हो गया, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इनका, हाई होता है। तो जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। और सबसे हाईएस्ट किसका होता है, आयरन का। आयरन हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, कितना होता है आयरन का, 1535 डिग्री सेल्सियस। तो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट होता है। बस इतने पॉइंट मोर देन इनफ है। इतनी चीजें पता होना चाहिए मेटल्स के बारे में, ठीक है। समझ में आ गया। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज देखी हमने, फिजिकल स्टेट देखी पहले मेटल्स की। तो फिजिकल स्टेट में हमने बोला कि दे आर मोस्टली सॉलिड एक्सेप्ट मर्क्यूरी, जो कि एकमात्र मेटल है लिक्विड फॉर्म में रहता है रूम टेम्परेचर में। लस्टर देखा, चमक होती है, शाइनिंग होती है इनके सरफेस पे। मेलिएबल होते हैं, चपटी शीट्स में आप इनको कन्वर्ट कर सकते हो हैमरिंग करके। डक्टाइल होते हैं, लंबे लंबे वायर्स में इनको आप खींच सकते हो, ठीक है। सोनोरस होते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं हैमर करने पे। अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, एक्सेप्ट लेड एंड मर्क्यूरी, दे आर बैड कंडक्टर्स, ठीक है। कलर सिल्वरी ग्रे या गोल्डन येलो होता है ज्यादातर। डेंसिटी ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है, हैवी होते हैं इस कारण, जैसे कि रेडियम एंड ऑस्मियम हैवीएस्ट एलिमेंट है। एक्सेप्शन लिथियम, जो कि लेस डेंसिटी शो करता है, हल्का होता है। हार्डनेस भी हार्ड रहते हैं जनरली, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम विच आर सॉफ्ट, इतने सॉफ्ट कि नाइफ से काट सकते हो। और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादातर हाई होते हैं। आयरन का सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स इतने सारे बता दिए, इतने सारे पॉइंट्स में इतने सारे एग्जाम्पल्स आ गए, इन्हीं को लिख देना, अलग से एक हेडिंग और लगा देना एग्जाम्पल्स की। तो नोट कर लो, इसको मिटाता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ते हैं, नॉन मेटल्स के बारे में बात करते हैं। बस नॉन मेटल ही है, मेटलॉइड तो छोटा सा है, 2 लाइन का है, मेटलॉइड के बारे में ज्यादा पढ़ना नहीं है। तो अब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स के बारे में। थोड़ा सा लंबा लेक्चर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इतना सारा डेटा आपको मिल रहा है, ठीक है, याद करने के लिए, तो डेफिनेटली लेक्चर थोड़ा लंबा तो हो ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब बात करते हैं नॉन मेटल्स के बारे में। देखो मेटल्स की प्रॉपर्टी है ना, सेम हेडिंग रहेंगी यहाँ पे, थोड़ा सा अपोजिट नेचर होगा इनका। पहला, चलो फटाफट से देखते हैं हम, फिजिकल स्टेट। अब जितना समझना था हेडिंग समझ लिए हैं, तो बस डिस्कशन करते जाते हैं। फिजिकल स्टेट, तो नॉन मेटल किसी भी फेज में एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, नॉन मेटल सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं, और गैसियस भी होते हैं। और ये कब बात कर रहे हैं हम, रूम टेम्परेचर की। रूम टेम्परेचर कितना होता है, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। जैसे कि सॉलिड नॉन मेटल्स, एग्जांपल कार्बन सिंबल कैपिटल सी, सल्फर कैपिटल एस, फॉस्फोरस कैपिटल पी। तो ये आपके कुछ ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। लिक्विड में आपका एकमात्र एग्जांपल है ब्रोमीन, Br, एकमात्र नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में रहता है। गैसेस में क्या क्या आ जाएंगे आपके, हाइड्रोजन सिंबल कैपिटल H, ऑक्सीजन सिंबल कैपिटल O, नाइट्रोजन कैपिटल N, एटसेट्रा एटसेट्रा, क्लोरीन भी आ जाएगा यहाँ। तो ये आपके तीनों फेजेस में प्रेजेंट हो सकते हैं। हालांकि आपसे कोई पूछे मोस्टली ज्यादा कौन सी स्टेट होती है, तो गैसियस, ज्यादातर गैसियस फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। ऑल्दो दे कैन बी प्रेजेंट इन ऑल दी 3 फॉर्म्स। और क्या होगा, चलो कलर देख लेते हैं पहले। तो कलर भी इनके डिफरेंट है, वेरिएशन है इनमें बहुत, फिक्स नहीं है कुछ भी, अलग अलग कलर शो कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल
सल्फर की बात करें हम तो सल्फर आज ज्यादातर येलो कलर का होता है। जैसे फास्फोरस की बात कर ले हम, फास्फोरस जो होता है ये रेड कलर का भी होता है, व्हाइट कलर का भी होता है। हायर क्लासेस में पढ़ोगे इसके बारे में, क्यों अलग अलग कलर होते हैं इसके। और क्या एग्जांपल है, जैसे क्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन जो होता है वो येलोइश ग्रीन कलर का हो सकता है क्लोरीन। जैसे कि ब्रोमीन है, जब भी हमने ऊपर देखा, ब्रोमीन रेड ब्राउन कलर का भी हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स शो कर सकते हैं नॉन मेटल्स। लस्टर, तो दे आर नॉट लस्टर, इनमें कोई लस्टर नहीं होता। मतलब मीन्स दे डू नॉट हैव डिस्टिंक्ट शाइन, अलग से चमक वमक नहीं होती इनमें, ठीक है, चमक वाले नहीं होते। एक्सेप्ट एक नॉन मेटल ऐसा है जो कि लस्टरस होता है, और ये है आयोडीन, कैपिटल आई सिंबल होता है इसका। तो आयोडीन को छोड़ के बाकी सब क्या होते हैं, कोई शाइन नहीं शो करते, नो लस्टर इज प्रेजेंट। तो आयोडीन कैसा होता है, शाइनी होता है, ठीक है, ये एक्सेप्शन है यहाँ पे। और क्या हो गया, सोनरस देख लो, वैसे रैंडम लिखा दे रहा हूँ, हेडिंग्स तो देख ली हैं। सोनोरस मतलब साउंड प्रोड्यूस करते हैं क्या, बिल्कुल नहीं, इनको आप अगर हैमर करोगे तो कोई साउंड नहीं आएगा। तो दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड ऑन हैमरिंग, हैमरिंग करने पे कोई साउंड इनमें नहीं आता। क्लियर है इतना पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या देखोगे, मैलिएबल, क्या ये मैलिएबल होते हैं, बिल्कुल भी नहीं, कोई मैलिएबिलिटी नहीं होती इनकी, इनको अगर आप हैमर करोगे तो टूट जाएंगे पर शीट्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो दे आर नॉट मैलिएबल। अब मैलिएबल वर्ड का मीनिंग बता चुका हूं तो फिर से नहीं लिखूंगा, ठीक है। दे कैन नॉट बी बीटन इनटू थिन शीट, ऐसे लिख देना यहाँ पे, नॉट मैलिएबल। कैन ब्रोक डाउन ऑन हैमरिंग, अगर आप फिर भी हैमरिंग करोगे तो टूट जाएंगे। कैन ब्रोक डाउन ऑन हैमरिंग, वाई, बिकॉज दे आर ब्रिटल, ब्रिटल होते हैं ये, ब्रिटल वर्ड यूज किया जाता है, जो आसानी से टूट जाते हैं ना उनके लिए ब्रिटल वर्ड यूज करते हैं। तो फिलहाल इतनी प्रॉपर्टीज लिखो, इतनी प्रॉपर्टीज याद कर लो नॉन मेटल्स के बारे में। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, चलो 5 प्रॉपर्टीज हो गई, अब कौन सी आती है देखते जाओ। क्या क्या हमने पढ़ लिया, मेटल से कंपेयर करो, कलर देख लिया, अलग अलग कलर होता है इनका, स्टेट देख ली, मैलिएबल देख लिया, सोनोरस है कि नहीं, लस्टर है कि नहीं, डक्टाइल, डक्टिलिटी, कोई डक्टिलिटी नहीं होती, दे आर नॉट डक्टाइल। नॉट डक्टाइल मतलब कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स, लिख लेना यहाँ पे, डक्टाइल का मीनिंग तो मेटल्स में बता ही दिया है, मतलब इनको आप वायर्स में स्ट्रेच नहीं कर सकते, तो दे आर नॉट डक्टाइल। 7th पॉइंट, हाँ अब ये इंपॉर्टेंट है, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये अच्छे कंडक्टर नहीं होते हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, दे आर वेरी बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, अच्छे से हीट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। एक्सेप्ट, यहां पे बहुत अच्छे एक्सेप्शन हैं, एक्सेप्ट डायमंड, डायमंड तो जान रहे हो ना क्या होता है, डायमंड कार्बन का बना होता है, डायमंड, एक्सेप्ट डायमंड, डायमंड जो होता है, डायमंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, डायमंड एक्सेप्शन है यहाँ पे, बाकी सब नॉन मेटल दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेप्शन डायमंड, डायमंड एक अच्छा कंडक्टर है हीट का। और एक और है, एंड ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो पेंसिल होती है, पेंसिल की लीड जो होती है वो ग्रेफाइट से बनती है, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कभी भी पेंसिल बिजली के सॉकेट में डालने की कोशिश ना करें, जोड़ का झटका धीरे से
लग सकता है। ठीक है, कितनी प्रॉपर्टी है? 10 है ना टोटल, 8। 8वीं प्रॉपर्टी एमपी एंड डीपी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अलग अलग देख लो। मेल्टिंग पॉइंट देख लेते हैं, क्या होता है जनरली? लो मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? काफी कम रहता है। तो दे हैव जनरली लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, एक्सेप्ट याद कर लो यहाँ पे, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को छोड़ के, ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है। कितना होता है याद नहीं करना। बॉइलिंग पॉइंट बीपी, ब्लड प्रेशर नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट। अगेन बॉइलिंग पॉइंट भी जनरली लो ही रहता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट तो इनका कम ही रहता है। दे हैव लो बॉइलिंग पॉइंट। दैट इज वाई दे नॉर्मली एग्जिस्ट इन gaseous form at room temperature। इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जल्दी बॉयल हो जाते हैं, और जो चीज जल्दी बॉयल हो जाएगी वो जल्दी गैस बन जाएगी। इसी कारण से मैंने बताया था थोड़ी देर पहले फिजिकल स्टेट में कि नॉन मेटल ज्यादातर गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर में। क्यों? बिकॉज दे हैव अ वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट। और क्या बची प्रॉपर्टी? हाँ, डेंसिटी देख लो। तो डेंसिटी भी क्या होती है? लो डेंसिटी। ठीक है, मतलब क्या होंगे? दैट इज लाइट ऐसे मत लिखो, बस लो डेंसिटी लिख लो। ठीक है, लो डेंसिटी का मतलब ये है कि हल्के होंगे, लाइट होंगे। ठीक है, तो दे हैव जनरली लो डेंसिटी एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन क्या होता है? थोड़ा हैवी होता है। आखिरी प्रॉपर्टी हार्डनेस। तो हार्डनेस की बात करें अगर हम, तो क्या होते हैं? दे आर जनरली सॉफ्ट। याद करो, मेटल्स क्या थे? जनरली हार्ड, दे आर जनरली सॉफ्ट। हल्के होते हैं क्योंकि डेंसिटी भी कम है इनकी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी कम है, गैसियस फॉर्म में, और गैस तो हल्की ही होती है। तो हार्डनेस मतलब क्या बोलोगे? जनरली सॉफ्ट होते हैं, हार्ड नहीं होते। एक्सेप्ट, अरे बाप रे, बड़े एक्सेप्शन है। एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड जान रहे हो ना? डायमंड इज दी हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है डायमंड, अपने अर्थ का सबसे हार्ड डायमंड होता है। तो डायमंड इज अ नॉन मेटल, एक्सेप्शन है आपका ये। तो ये हो गई आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। देखो सेम हेडिंग्स है जो आपने मेटल्स में देखी थी, बस थोड़ा बहुत प्रॉपर्टीज अपोजिट हो जा रही है, नेचर थोड़ा डिफरेंट है। जगह जगह पे एक्सेप्शन भी लिखा है। आप जितना याद कर सकते हो उतना याद करके जाना है। मैक्सिमम चीजें मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी। ठीक है, नोट कर लेंगे। अब क्या बचता है? आखिरी मेटलॉइड। बस हो गया। मेटलॉइड्स में तो बस 2 पॉइंट देखने हैं और कुछ नहीं। मेटलॉइड्स के बारे में ज्यादा डिस्कशन करना ही नहीं। तो मेटलॉइड्स में मैंने बताया था, मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत सिमिलर होती है मेटल से और नॉन मेटल से। ठीक है, तो यहाँ पे अगली हेडिंग लिख लेता हूं मैं, मेटलॉइड्स। ठीक है, तो मेटलॉइड्स में आप क्या लिख दोगे? मेटलॉइड्स क्या होते हैं? सिमिलर प्रॉपर्टीज टू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इनकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो थोड़ी बहुत सिमिलर होती हैं मेटल से और थोड़ी बहुत नॉन मेटल से। दे आर ऑल्सो नोन एज सेमी मेटल्स। इनको हम सेमी मेटल्स के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये प्योर मेटल नहीं है, थोड़े बहुत नॉन मेटेलिक है, इसलिए सेमी मेटल्स भी बोल सकते हैं। बस अब आपको इसके एग्जाम्पल्स याद करने हैं, बस और कुछ नहीं है। इनके बारे में ज्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है। एग्जाम्पल्स: बोरॉन, सिंबल कैपिटल बी। सिलिकॉन, SI। जर्मेनियम, ठीक है, जर्मेनियम। आर्सेनिक, आर्सेनिक तो मर्डर वर्डर खून करने में बड़ा इस्तेमाल होता है, मर्डर मिस्ट्रीज में यूज होता है। आर्सेनिक खिला देते हैं, पॉइजनस होता है आर्सेनिक बहुत,
थोड़ा बहुत अमाउंट में आर्सेनिक पॉइजनस होता है, जहरीला होता है, हालांकि बाद में ऑटोप्सी में पोस्टमार्टम में पता चल जाता है इससे मौत हुई है। सिलिकॉन तो जान रहे हो, सिलिकॉन के कितनी सारी चिप्स बनती हैं कंप्यूटर के, है ना। बोरोन हो गया, बोरोन से ग्लास बनता है आपका, तो ये सब मेटलॉइड्स होते हैं, इनके बारे में इतना डिटेल नहीं है। क्लियर है? तो ये खत्म हो गया एलिमेंट्स। अब एक ही लेक्चर में खत्म कर दिया, देखो लंबा लेक्चर हो गया क्योंकि एक लेक्चर में फुल पैकअप। अब आपको और कहीं से एलिमेंट के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है, जितना मैक्सिमम 9th क्लास के हिसाब से एलिमेंट पढ़ना है उतनी मैक्सिमम चीजें मैंने यहाँ पे बता दी। अब आपके ऊपर है, आप सारी चीजें याद कर सकते हो कि कुछ चीजें याद कर सकते हो, हालांकि सारा कंटेंट एनसीईआरटी का ही है। अब कहीं कहीं एग्जाम्पल्स थोड़े ज्यादा लिखा दिए हैं मैंने ताकि ज्यादा चीजें याद रह सके। ठीक है, तो एलिमेंट्स इज ओवर। अगले लेक्चर में हम लोग कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, और कंपाउंड्स तो छोटा सा है, कंपाउंड के बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है। फिर हम आ जाएंगे अपने मेन टॉपिक पे, दैट इज अवर मिक्सचर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इसको नोट कर लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।